हेलो दोस्तों, मैं सिविल डिप्लोमा अड्डा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो दोस्तों, रेनफोर्स्ड हम जो सीमेंट कंक्रीट होता है उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट बार क्यों यूज़ करते हैं। जब भी कि कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर में चाहे वह आपका कॉलम हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे स्लैब हो, तो वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा बियर नहीं कर पाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग उस स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट बार का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जिसमें सीमेंट कंक्रीट के साथ रेनफोर्समेंट यूज़ हो जाए, तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि इससे कॉलम है, तो कॉलम में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो सीमेंट कंक्रीट के कारण रहेगा ही, पर इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें रेनफोर्समेंट बार ऐड कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से आप स्लैब में देखे होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपका जो स्लैब हो वो बाई डायरेक्शनल स्ट्रॉन्ग हो जाए और टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो बेसिकली आपका सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का एक मिक्सर होता है। जब इस प्रोपोर्शन को हम बनाएंगे तो उस प्रोपोर्शन को हम लोग सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, और इसका जनरली जो होता है इसका वेट 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका वेट लिया जाता है। ये जनरल कंडीशन में होता है। और जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, यानी अगर उसमें रेनफोर्समेंट बार यूज़ ना हो तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है पर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। तो अगर हम उसमें रेनफोर्समेंट बार्स ऐड कर देंगे तो आपका कंप्रेसिव के साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाएगा। कौन कौन से फैक्टर हैं कि आखिर आपके कंक्रीट के प्रॉपर्टी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से एक पहला फैक्टर आपका हो सकता है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, यानी कि कंक्रीट में आप कितने क्वांटिटी में सीमेंट यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आपका स्ट्रेंथ मिलेगा। इस फैक्टर पे भी ये डिपेंड करता है। और सेकेंड फैक्टर हो गया साइज़ या फिर ग्रेडिंग एंड मॉइस्चर ऑफ एग्रीगेट्स, यानी जो आपके एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट हो चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो, वो उनका साइज़ क्या है वो इस पर भी डिपेंड करता है। उस प्रकार का आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। जो एग्रीगेट है वो आपका फ्लेकी है कि राउंडेड है या फिर किस प्रकार का उसका टेक्सचर है, इस पर भी ख़ास तौर पे डिपेंड करता है। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इस बेसिस पे ही आपका वर्कबिलिटी डिसाइड होता है सीमेंट कंक्रीट का, और स्ट्रेंथ भी डिसाइड होता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट फैक्टर है प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि जो एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट कौन से प्रोपोर्शन में, यानी कि चाहे वो 1:2:4 हो या फिर 1:3:6 हो या 1:4:8 हो या 1:1:2 हो, तो ये बढ़ते हुए क्रम में आपका स्ट्रेंथ देगा। तो जिस प्रोपोर्शन में आप सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपका स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। तो दोस्तों, अभी हमने जस्ट यही डिस्कस किया था कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट भी डिपेंड करता है, साइज एंड ग्रेडिंग एंड मॉइस्चर ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो करता है, प्रोपोर्शनल मिक्सिंग ये भी डिस्कस हो गया।
और टाइप्स ऑफ मिक्सिंग मेथड यूज, यानी कि किस प्रकार से जो सीमेंट कंक्रीट है वो हैंड मिक्स है या फिर मशीन मिक्स्ड है, उस पर भी डिपेंड करता है। जो मशीन मिक्स्ड होता है उसमें जो सीमेंट कंक्रीट है वो प्रॉपरली 100% अबाउट 100% आपका मिक्स हो जाता है, पर थ्रू हैंड वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाता, इसलिए मशीन मिक्सिंग ही प्रेफर किया जाता है स्लैब कास्टिंग में, या फिर कोई भी कास्टिंग हो मेजर प्रोजेक्ट में मशीन मिक्सिंग ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है और लेस टाइम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट ऑब्टेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर है मेथड ऑफ क्यूरिंग, कि आप उस सीमेंट कंक्रीट को कितनी बार क्योर कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। फिर मेथड अडॉप्टेड फॉर कॉम्पैक्शन, यानी कि जब भी कोई भी स्ट्रक्चर कास्ट हो रहा है तो उसमें आप जो सीमेंट कंक्रीट जब स्ट्रक्चर में डालते हैं तो उसका अच्छे प्रकार से कॉम्पैक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है उसके स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड कंक्रीट। तो अच्छे कंक्रीट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें से पहला है एग्रीगेट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल, यानी कि जो एग्रीगेट आपका है वो हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल भी होना चाहिए, ताकि जो स्ट्रक्चर है वो आपका लाइफ लॉन्ग चले। एग्रीगेट शुड बी प्रॉपरली ग्रेडेड इन साइज़, यानी कि छोटे से लेके बड़े ग्रेड, हर प्रकार के ग्रेड के एग्रीगेट होंगे छोटे बड़े, तो आपका सीमेंट जो कंक्रीट होगा वो मजबूत होगा, अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी उसको। अगर एक रेशियो के कंक्रीट एक ग्रेड के कंक्रीट रहेंगे तो आपको अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सीमेंट शुड बी इन सफिशिएंट क्वांटिटी एज पर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, यानी कि हमने डिस्कस किया था कि जिस प्रपोर्शन में आप मिक्सर बनाएंगे, जितना सीमेंट आप डालेंगे उतना अच्छा स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो हम लोग सीमेंट कंक्रीट जब बनाते हैं तो वाटर होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होना चाहिए, और उसका जो पीएच हम लोग लेते हैं 6.5 टू 8.5, जनरली हम इस पीएच रेंज का वाटर यूज़ करते हैं सीमेंट कंक्रीट बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्सिंग शुड बी डन थोरली, यानी कि प्रॉपर हैंड मिक्सिंग होना चाहिए, मशीन मिक्सिंग प्रॉपरली होना चाहिए, और राइट प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर शुड बी यूज, यानी कि जिस प्रकार का आपको स्ट्रेंथ चाहिए उस प्रकार का प्रोपोर्शन आप ये यूज़ करेंगे तभी आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का कंक्रीट मिल पाएगा। अगर जो मिक्सिंग है वो आपका बढ़िया से नहीं हुआ है तो उसमें एक कॉज आ जाता है सेग्रीगेशन, यानी कि जो कोर्स पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो सब सीमेंट से अलग हो जाते हैं सब, और कोर्स पार्टिकल भी अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ना हो पाए इसलिए हम लोग को प्रॉपर मिक्सिंग करना चाहिए सीमेंट कंक्रीट का। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वो बेसिकली 3 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। जो मार्केट में आप कहीं भी देखेंगे तो वो 53 ग्रेड का ही यूज़ होता है। यहाँ पर ग्रेड नंबर ये इंडिकेट करता है कि इसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सीमेंट सैंड मोर्टार क्यूब की, वो आपकी कितनी है 28 डेज़ में, यानी कि अगर 33 ग्रेड है तो इसका मतलब है कि 28 डेज़ पे इसका जो क्यूब बनेगा वो 33 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ देगा। ठीक इसी तरह इसका जो क्यूब होगा उसका 43 न्यूटन पर mm² होगा, और इसका जो क्यूब कास्ट होगा 28 डेज़ पे ये आपको 53 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ देगा। एज़ पर IS कोड 4562,000 इसके अंतर्गत ये रिज़ल्ट आया हुआ है। इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं यूज़ ऑफ स्टील इन सीमेंट कंक्रीट। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि सीमेंट कंक्रीट में हम लोग जब स्टील यूज़ करते हैं तो वो आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हो जाता है। तो सीमेंट कंक्रीट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है
वो कंक्रीट का, वो होता है 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो सीमेंट कंक्रीट आपका होता है उसका 10% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये आपका सीमेंट कंक्रीट का केस है, ठीक है। तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं, ताकि जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो बराबर आ जाए लमसम। यानी कि जो आपका स्टील बार्स हम यूज़ करते हैं वो 25 टाइम्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यील्ड कर सकता है एज़ कंपेयर टू सीमेंट कंक्रीट, और 70 टाइम्स टेंसाइल स्ट्रेंथ यील्ड कर सकता है एज़ कंपेयर टू सीमेंट कंक्रीट। इसलिए हम लोग इसके सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्समेंट बार का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ क्वेश्चन ये भी बनता है कि लाइम कंक्रीट में हम स्टील का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि लाइम कंक्रीट में अगर आप स्टील बार यूज़ करेंगे तो वो स्टील के साथ रिएक्शन कर लेगा और प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। इसकी वजह से लाइम कंक्रीट में स्टील बार का यूज़ होता नहीं है। तो जब भी हम सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्समेंट का यूज़ करेंगे तो उसे हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहेंगे। और क्योंकि सीसी का सीमेंट कंक्रीट का जो डेंसिटी हम लोग ने अभी डिस्कस किया था 24,000 न्यूटन पर mm³ होता है, mm³ होता है, ठीक है। पर जब हम लोग रेनफोर्समेंट का यूज़ करेंगे तो RCC जो हो जाएगा, इसका डेंसिटी हो जाएगा, वो हो जाएगा 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब में रहेगा। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट जो आएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब में रहेगा। तो 100 लमसम अबाउट 1000 डिफरेंस हो जाएगा रेनफोर्समेंट बार की यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, यानी कि जो मार्केट में रेनफोर्समेंट बार्स मिलते हैं वो किस किस फॉर्म में रहते हैं। तो उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका रेनफोर्समेंट बार है। तो पहला है माइल्ड प्लेन बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार, जिससे हम लोग HYSD बार से भी जानते हैं, और हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक हो गया, और स्ट्रक्चरल स्टील हो गया। इसमें से माइल्ड स्टील प्लेन बार ये हाईएस्ट डक्टिलिटी इसमें होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बार्स। और जो HYSD बार होता है वो कोल्ड वर्किंग ऑफ टेंशनिंग एंड ट्विस्टिंग की वजह से जो बार ऑब्टेन होता है उसे हम लोग HYSD बार कहते हैं, ठीक है। जो आपका HYSD बार होता है वो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। आपने मार्केट में भी या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा कि जो आपका बार होता है उसमें कुछ इस तरीके से धारियाँ बनी रहती हैं। तो जो ये धारियाँ बनी रहती हैं इसे हम लोग बेसिकली लक्स कहते हैं, LUGS लक्स। और यही आपका HYSD बार कहता है। और ये जो एंगल बनाता है लक्स मेन लाइन के साथ, इसे हम लोग एंगल बिटवीन लक्स एंड एक्सिस ऑफ बार कहते हैं, जिसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार्स। तो जो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमीटर बार्स अवेलेबल हैं, तो इसमें से जो बार्स मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं वो है 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25, 28, 32, 36, 40। तो इस रेंज के में आपका रेनफोर्समेंट बार का डायमीटर का अवेलेबल रहता है मार्केट में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लोड्स ऑन स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं उस पर किस प्रकार का किस प्रकार के डिफरेंट लोड्स पड़ते हैं
वो भी हम लोग को कंसीडर करके स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहला लोड होता है डेड लोड, लाइव लोड, फिर स्नो लोड, फिर विंड लोड, फिर सीजनल लोड। डेड लोड होता है जो बिल्डिंग का वेट है, उसे हम लोग डेड लोड में कंसीडर करेंगे। लाइव लोड में जब भी कोई पर्सन हो गया, लिविंग बॉडी हो गई या कोई फर्नीचर हो गया, तो ये सब लाइव लोड में कंसीडर करेंगे। जो एक्स्ट्रा है, जो बिल्डिंग का एक पार्ट नहीं है, उससे हम लाइव लोड में कंसीडर करते हैं। स्नो लोड हो गया कि जब स्नोफॉल होता है तो छत पे भी स्नो इकट्ठा हो जाता है, इसके से बिल्डिंग का लोड काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसको भी हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। विंड लोड कि जो दीवार एक्सटीरियर वॉल्स पे जो विंड का प्रेशर दीवारों पर लगता है, तो उस प्रकार के प्रेशर को हम लोग विंड लोड कंसीडर करते हैं। और सीजनल लोड हो गया आपका अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस प्रकार से डिज़ाइनिंग की जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स हैं, इन्हें कंसीडर करके ही किसी भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइनिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन। तो कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए 2 मेथड्स अपनाए जाते हैं। तो पहला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा है लिमिट स्टेट मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका इसको इलास्टिक मेथड या फिर मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इस मेथड में जो इसमें अज्यूम किया जाता है कि जो स्ट्रेसेस कंक्रीट और स्टील पे पड़ रही हैं वो परमिसिबल वैल्यू को एक्सीड नहीं करे। जो भी परमिसिबल वैल्यू है स्टील और कंक्रीट के स्ट्रेंथ का, उसे एक्सीड नहीं कर रही हैं। तो इस प्रकार के मेथड को हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते हैं। और इसमें बेसिकली हम लोग स्ट्रेंथ का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। अगर कोई भी स्ट्रक्चर कंप्रेशन में है तो उसका टोटल स्ट्रेंथ का बाई 3 कर देंगे WSM निकालने के लिए, और अगर कोई भी स्ट्रक्चर टेंशन में है तो उसको 1/8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजम्पशन भी माने जाते हैं कि WSM हम लोग कब कब अपनाते हैं। तो इसमें पहला एक एजम्पशन है कि जो आपका कंक्रीट है वो होमोजीनियस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एट एनी क्रॉस सेक्शन sections which are plane before bending remains plane after बेंडिंग। यानी भी किसी भी स्ट्रक्चर के पे अगर बेंडिंग लग रहा है तो उस क्रॉस सेक्शन में अगर कोई भी स्ट्रक्चर प्लेन है तो वो भी पहले बिफोर बेंडिंग भी वो सेक्शन प्लेन रहेगा और आफ्टर बेंडिंग वो सेक्शन प्लेन ही रहेगा। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजम्पशन माने गए थे। इसमें एक पॉइंट और हो जाएगा कि जो टेंशन होता है वो पूरी तरीके से आपका स्टील लेता है। ठीक है, और कंक्रीट आपका 0 टेंशन बियर करता है, यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ पूरा स्टील बियर करता है, कंक्रीट 0 टेंशन लेता है अपने ऊपर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अजम्पशन थे जिसको अज्यूम किया गया था WSM मेथड में। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है लिमिट स्टेट मेथड। तो जो लिमिट स्टेट मेथड होता है इसमें स्ट्रक्चर को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि वो सेफली विस्टैंड कर सके सभी लोड्स को थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन, बिना कोलैप्स हुए स्ट्रक्चर के। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड वो बेस्ड है वो सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड्स, सर्विसिबिलिटी एंड वर्किंग लोड के ऊपर बेस्ड है। और लिमिट स्टेट मेथड में भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स अप्लाई किए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालने के लिए, डिज़ाइन वैल्यू निकालने के लिए। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हो गए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे तो आरसीसी में
और भी जो नेक्स्ट टॉपिक छूट गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।